स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का रैपिड रिवीजन करेंगे जो कि 20 से 21 मिनट का होगा। इसमें आपका प्रैक्टिस सेट 12 विद नोट्स के साथ हम पूरा रिवाइज करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द कल्चरल हेरिटेज ऑफ सिद्धीज इज अबाउट 300 ईयर ओल्ड एंड देयर सिद्धि धमाल नृत्य शैली कहाँ की है। मतलब ये कह रहा है कि 300 साल पुरानी जो सिद्धि धमाल नृत्य शैली है वो कहाँ की है। तो वो कहाँ की है? गुजरात की है। अच्छा, अब हम बात करते हैं गुजरात के अन्य डांस कौन कौन से हैं। तो देखिए, एक आपको पता होगा गरबा, हमने पहले भी पढ़ा था। तो गरबा यूनेस्को में कौन सी भी साइड है? पंद्रहवीं साइड जोड़ी गई है। अच्छा, और पढ़ते हैं डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। टिप्पणी कहाँ का है? गुजरात का। जुरथुन, भवई, लास्या, झकोलिया, ये सभी कहाँ के हैं? ये सभी गुजरात के डांस हैं। अब हम बात करें उत्तर प्रदेश की। देखिए, उत्तर प्रदेश के आपको दो नाम याद रखने, एक ख्याल, एक दादरा। ये दोनों कहाँ के डांस हैं? ये दोनों डांस हैं उत्तर प्रदेश के। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के। तो देखिए, मध्य प्रदेश के एक है मटकी, दूसरा राही। ये दोनों कहाँ के? मध्य प्रदेश के। अब राजस्थान के एक चकरी, एक गैर। ये दोनों कहाँ के हैं? ये हैं राजस्थान के। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। डॉक्टर तीजन-बाई कला शैली में उनके योगदान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब देखिए, जो तीजन-बाई हैं वो किस कला शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो पंडवानी कला शैली के लिए फेमस हैं। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध हैं। अब देखिए, पंडवानी जो कला, इसके अन्य कलाकार कौन कौन से? एक बुनियाबाई, एक जैनाबाई, एक लक्ष्मीबाई। आपको बाई रूट वर्ड याद करना है, जिससे आपको ये नाम काफ़ी आसानी से याद हो जाएंगे। तो अन्य कलाकार पंडवानी के कौन कौन से? एक पुनियाबाई, जैनाबाई और लक्ष्मी साहू। अब हम बात करें जो तीजन-बाई है, उन्हीं को पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? 1988 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं। पद्म भूषण से 2003 में, और 2019 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत का उस्ताद किसे कहा जाता है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का जो उस्ताद है, बड़े गुलाम अली खान को कहा जाता है। अब आपको दो चीज़ याद समझना पड़ेगा। एक उस्ताद होता है, एक पंडित होता है। तो देखिए, जो उस्ताद होता है, जो मुस्लिम होता है, मुस्लिम कलाकार होता है जो किसी शास्त्रीय संगीत का, उसको हम कहते हैं उस्ताद। और जो हिंदू होता है, हिंदू कलाकार होता है, उसको हम पंडित कहते हैं। अब देखिए, ये जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत होता है, ये नॉर्थ इंडिया के लिए होता है। साउथ इंडिया के लिए कौन सा होता है? साउथ इंडिया के लिए होता है कर्नाटक संगीत म्यूजिक। अब हम बात करते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत के कलाकार अन्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, हमने अभी पढ़ा था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये भी है, और पंडित भीमसेन जोनी, यानी पंडित कौन है? ये हिंदुस्तानी है। अच्छा, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन है? ये मुस्लिम है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि पंडित और उस्ताद में क्या अंतर है। और देखिए, पंडित रविशंकर, इनको 1999, इन तीनों को ही हमें भारत रत्न इन्हें मिल चुका है। अब हम बात करते हैं कर्नाटक म्यूजिक से संबंधित कलाकार कौन कौन से। तो मेवेलिकारा, प्रभाकर वर्मा, और संपा गेंडू, विभनराज और साई बेगनेश, ये तीनों कहाँ से हैं? ये कर्नाटक म्यूजिक से संगीत हैं। अब हम बात करते हैं ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो देखिए, जो ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये सबसे पहले संगीतकार कौन थे? पंडित रविशंकर थे, जिनको 1968 में जो इनकी एल्बम थी बेस्ट मीट्स ईस्ट, इन्हीं को 68 में इसी एल्बम के लिए 1968 में इसे ग्रैमी अवार्ड मिला। अब हम बात करते हैं 2024 में भारतीय जिन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखिए, जो भारतीय थे ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित करने वाले, वो कितने थे? 5 थे। अब देखिए, पहला कौन था? राकेश चौरसिया, जो किससे संबंधित है? बांसुरी से इनका संबंध है। शंकर महादेवन, ये कौन है? ये गायक हैं। गणेश राजगोपालन, ये वायलिन के कलाकार हैं। और एस गणेश विनायक राम, ये किसके हैं? ये ताल से रिलेटेड हैं। जाकिर हुसैन, ये तबला से हैं। इन्हीं को 2024 में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है। तो देखिए, भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार करने का जो श्रेय है वो किसे प्राप्त है? तो वो है डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम। कौन है? पद्मा सुब्रमण्यम। देखिए, स्टाइल ऑफ भरतनाट्यम। तो देखिए, भरतनाट्यम की कौन कौन सी स्टाइल है? एक पंडानलूर शैली है, जिसका जन्म मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई ने किया है, और दूसरी है बजुबुर शैली, जिसका जन्म रमैया पिल्लई ने किया है,
और तीसरी है मिल्लातुर शैली, जिसका दौरज अय्यर ने किया है। और कला क्षेत्र शैली है, इसका किसने किया है? रुक्मिणी देवी अरुणडेल ने किया है। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट वुमेन, वो पहली महिला फाइटर एविएटर ऑफ इंडियन आर्मी की कौन सी है? तो वो कौन है? वो अभिलाषा बराक है। कौन है? अभिलाषा बराक। अब हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? वो है पुनीता अरोरा। कौन है? पुनीता अरोरा। अब हम बात करते हैं जो भारतीय इंडियन आर्मी की वो कौन है, कौन सी महिला है जो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित की जा चुकी है? तो वो कौन है? अभिलाषा बराक। कौन है? अभिलाषा बराक। आपको बराक में ये दोनों नाम याद रहने चाहिए। जो फाइटर एविएटर है वो कौन है? अभिलाषा बराक। और जो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला वो कौन है? अभिलाषा बराक ही है दोनों। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं भारत की पहली फाइटर पायलट कौन है? वो कौन है? अवनी चतुर्वेदी है। पहली महिला पायलट कौन है? वो सरला ठकराल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्रिकेट बिकेम इंटरनेशनल गेम विद द फॉर्मेशन ऑफ द इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ICC ईयर। देखिए, जो क्रिकेट है वो इंटरनेशनल गेम में ICC में कम शामिल हुआ, तो वो 1904 में शामिल हुआ। अब हम बात करते हैं इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ICC, इसका संस्थापक देश कौन सा था? तो ये देखिए, जो क्रिकेट का उद्गम कहाँ से होता है? वो इंग्लैंड से होता है। और जो स्थापना में जो शामिल थे वो कौन कौन से? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। अब हम बात करें 1965 में जो इसका नाम था इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, और जो इसका नया नाम 1989 में नया नाम इसका क्या पड़ गया? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले है। और प्रथम भारतीय ICC अध्यक्ष कौन थे? जगमोहन डालमिया। कौन है? जगमोहन डालमिया। अब यही हम बात करते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल की ACC। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1983 में। जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? कोलंबो में है। इसका अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष है अमित शाह के लड़के जैसा है। अब हम बात करते हैं BCCI की। तो देखिए, BCCI कब स्थापित हुआ? वो 1928 में स्थापित हुआ। जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो मुंबई में है। अब हम बात करते हैं वो कौन सी महिला हैं जिन्हें डबल मेडल मिल चुका है किसमें? ओलंपिक में। वो कौन है? PV सिंधु है, जिन्हें 2016 में सिल्वर मेडल मिला, रियो में हुए थे जो, और 2020 में क्या मिला? इन्हें ब्रॉन्ज मिला। अब हम बात करते हैं वो पहले पुरुष कौन है जिन्हें डबल मेडल मिल चुका है? तो वो कौन है? सुशील कुमार, जिन्हें 2008 में ब्रॉन्ज मेडल और 2012 में सिल्वर मेडल मिल चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड देन वन डे अ मेमोरी, ये बुक किसकी है? ऑटोबायोग्राफी है। किस बॉलीवुड एक्टर की है? कौन सी? एंड देन वन डे अ मेमोरी। ठीक है, ये किसकी है? नसीरुद्दीन शाह की है। अब हम बात करते हैं अन्य बॉलीवुड कलाकार हैं, उनकी पुस्तक कौन कौन सी? करण जौहर की कौन सी है? अनसूटेबल बॉय, ये किसकी है? करण जौहर की है। प्रियंका चोपड़ा कौन सी है? अनफिनिश्ड अ मिरर मेमोर। ठीक है। सोनू सूद की है आई एम नो मरीहा। ठीक है। अब हम बात करते हैं सत्यजीत रे की कौन सी बुक है? जरतन छोटो चिलम। कौन सा? जरतन छोटो चिलम। अच्छा, इन्हीं कोई ऑस्कर कब मिला था? 1992 में इन्हें ऑस्कर मिल चुका है, और भारत रत्न भी 1992 में इन्हें मिला है। अब देखिए, ये बंगाली फिल्म के निर्देशक रहे। अब हम बात करें देवानंद की, तो देवानंद की कौन सी बुक है? रोमांसिंग विद लाइफ। अच्छा, इमरान हाशमी कौन सी है? किस ऑफ लाइफ। संजीव कपूर की एन एक्टर्स एक्टर। आयुष्मान खुराना की कौन सी है? द क्रैकिंग कोड। शत्रुघ्न सिन्हा की कौन सी है? एनीथिंग बट खामोश। गुलजार की कौन सी है? जिया जाले। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अब देखिए, गुलजार क्या है? उर्दू कवि हैं। इन्हें 2009 में ऑस्कर मिल चुका है, और 58वां ज्ञानपीठ आविष्कार जो अभी मिला था वो भी इन्हें मिला है। अब देखिए, हम बात करते हैं तुषार कपूर की। जो तुषार कपूर की वो कौन सी है? द बैचलर डैड। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी कौन सी है? एन ऑर्डिनरी लाइफ। ऋषि कपूर की है खुल्लम खुल्ला। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आर्टिकल 120 है, वो किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 120 है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट में लैंग्वेज यूज की जाती है उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 122 ये कहता है कि कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब कि जो कोर्ट है वो पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग होती है उन पर कोई इंक्वायरी नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये कहता है कि स्टेट्स दैट सुप्रीम कोर्ट शैल बी कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड। तो ये कौन सा? आर्टिकल 129।
अब हम कुछ आर्टिकल देखेंगे, जैसे आर्टिकल 125 किससे है, सैलरी ऑफ जजेस की बात करता है। आर्टिकल 126 क्या कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं 100वां संविधान संशोधन है वो किसने, उसको जो संविधान है 100वां संविधान संशोधन वो उसको किसने मंजूरी दी थी, उसको मंजूरी प्रणब मुखर्जी ने दी थी। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंडिया गेव स्टेटहुड टू गोवा। देखिए गोवा को स्टेटहुड का दर्जा कब मिला, तो वो 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987 के तहत मिला था। अब हम बात करते हैं स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट किस तहत के आया था, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आया था। अब हम बात करते हैं इंडिया इंक्लूडिंग गोवा, दमन एंड दीव as the 8th यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया बाई अमेंडिंग द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो किसमें 12th। अच्छा, अब हम यही बात करते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि सिक्किम को फुल फ्लैज स्टेट का दर्जा कब मिला था, तो वो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत मिला था। अब यहीं आपको ये पता होगा कि एनसीटी क्या है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी डेजिग्नेटेड टू यूटी ऑफ दिल्ली। ये किस अमेंडमेंट के तहत आया था, ये 69th अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को उनके दरबारी कवि द्वारा प्रशस्तित नामक एक लंबे शिलालेख में दर्ज किया गया था। वो किसने किया था, वो हर्षण ने किया था। तो हर्षण ने क्या लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा है, ये हर्षण ने लिखा है। अब देखिए इसमें टोटल 33 पंक्तियाँ हैं जिनमें उन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है। अब यही हम बात करते हैं, जो हर्षण है वो समुद्रगुप्त को कविराज वीणा वादक भी कहा करते थे, अन्य नाम से जाना उपाधि दी थी। अब यही हम बात करते हैं गुप्त वंश की। तो देखिए गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, वो श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त को हम क्या कहते हैं, गोल्डन एरा ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। तो देखिए श्रीगुप्त का लड़का कौन था, वो था घटोत्कच, और घटोत्कच का पुत्र कौन था, वो चंद्रगुप्त फर्स्ट, और उसके बाद समुद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद कौन आया, रामगुप्त आया, उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड आया। अब देखिए वैसे तो गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, श्रीगुप्त को, परंतु वास्तविक ओरिजिन फाउंडर किसे माना जाता है, वो चंद्रगुप्त को माना जाता है फर्स्ट को, जिनका कार्यकाल 319 से 335 ईडी तक गद्दी तब तक चला था। अब देखिए जब चंद्रगुप्त फर्स्ट गद्दी पर बैठे थे तो उनके दरबारी कवि कौन थे, दरबारी कवि हर्षण थे। टोटल कितने कवि थे, टोटल 9 कवि थे, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, जिसने 21 राजाओं को हराया था। अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की नीति। तो समुद्रगुप्त की 2 नीति थी, एक प्रसोदोत्तर नीति जो नॉर्थ में थी, एक गृढ़मोक्षानुग्रह। ये दोनों नीतियाँ किसकी थी, समुद्रगुप्त की थी। अब देखिए रामगुप्त की जो पत्नी थी दुर्वासमिनी, जिसका संबंध किससे था, जो प्रेमिका किसकी थी, वो चंद्रगुप्त सेकंड की प्रेमिका थी। परंतु उनके जो बड़े भाई थे रामगुप्त, वो गद्दी पे बैठ गए थे, तो उनसे उनकी शादी कर दी गई थी। तो बाद में फिर चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने ही भाई का जो सिर काट दिया था, और फिर चंद्रगुप्त सेकंड ने उनसे शादी कर ली थी, ध्रुव स्वामिनी से। अच्छा, अब यही बात कर रहे हैं वाकाटक वंश है, उसका सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से थे। तो देखिए जो वाकाटक वंश का जो संबंध है वो चंद्रगुप्त सेकंड से है। अब देख हम बात करते हैं विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। अब ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को किसकी उपाधि दी थी, तो वो किसकी दी थी, नेपोलियन की दी थी, भारत का नेपोलियन कहा था। अब देखिए विंसेंट स्मिथ की एक बुक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए वाकाटक वंश के स्थापक कौन थे, वो क्या थे, विंध्य शक्ति थे। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। जो चंद्रगुप्त सेकंड का टाइम पीरियड है वो 380 एडी से 414 एडी तक था। इनका दरबार था, उनमें इनके 9 रत्न थे। वो कौन से थे, एक अमर सिंह थे जिनकी बुक अमरकोश है, और एक धनवंतरी थे, वो कौन से चिकित्सक थे, एक हर्षण थे, वो कवि थे, कालिदास थे, कालिदास की रचना कौन सी है, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत। अब हम बात करते हैं त्रिपड़क, जो ज्योतिष और वास्तुल्य थे। शंकु का संबंध वास्तुकला से है। बारहमेहर जो खगोल शास्त्री थे। बरूची व्याकरण से संबंधित। बेताल भट्ट जो जादूगर थे। इनकी बुक भी है एक मंत्र शास्त्र। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, वास्तविक फाउंडर किसे माना जाता है, वो चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है, जिसने ही
गुप्त संवत की शुरुआत की थी कब? 319 एडी में। अब हम बात करते हैं भाववली जलप्रपात कहाँ लोकेटेड है। तो भाववली जलप्रपात महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अब देखिए महाराष्ट्र में अन्य कौन कौन से जलप्रपात हैं, तो वो कौन सा है? चायनामान वाटरफॉल कहाँ पर है? ये भी महाराष्ट्र में है। धोबी वाटरफॉल ये भी महाराष्ट्र में। अब हम बात करते हैं कर्नाटका में कौन कौन से वाटरफॉल हैं। तो देखिए कर्नाटका में 2 वाटरफॉल हैं, एक कुंचिकल वाटरफॉल, एक जोग वाटरफॉल। ये दोनों कहाँ पर हैं? ये दोनों कर्नाटक में। अब हम बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में आपको एक याद रखना है, खंडाधार वाटरफॉल। ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश में कोटापल्ली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोटापल्ली वाटरफॉल कहाँ पर है? तो कोटापल्ली वाटरफॉल है आपका आंध्र प्रदेश में। अब हम बात करता हूँ भूसी झील। भूसी झील कहाँ लोकेटेड है? वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब देखिए महाराष्ट्र में अन्य कौन कौन सी है? एक वेना लेक, एक लोनर लेक, एक वेतरडा झील। ये तीनों कहाँ पर है? ये तीनों हैं आपकी महाराष्ट्र में। अब हम बात करते हैं, आपको गुजरात की एक याद रखनी है, सरदार सरोवर लेक कहाँ पर है? गुजरात में है। राजस्थान में कौन सी है? एक ढेमर, एक रंग सागर लेक। ये दोनों कहाँ की है? ये राजस्थान में है। पंजाब में कौन सी है? कांजली लेक। ये कहाँ पर है? पंजाब में। अब हम बात करते हैं जो भोजताल है, जिसे हम पहले ऊपर लेक के नाम से जानते थे, ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में। इसका अन्य नाम क्या है? अन्य लेक कौन सी है मध्य प्रदेश में? वो इंदिरा सागर लेक कहाँ पर है? वो भी मध्य प्रदेश में। अब हम बात करते हैं उड़ीसा की लेक कौन सी है? अंथुपा। अंथुपा लेक कहाँ की है? वो उड़ीसा की है। उत्तर प्रदेश की कौन सी है? कीठम लेक। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब देखिए अब हम बात करते हैं कुछ अन्य लेक की बात करते हैं। परवूर लेक कहाँ पर है? केरला में। चिल्का लेक आपको पता होगा उड़ीसा में है। बीरनम लेक तमिलनाडु में। सिंचल लेक वेस्ट बंगाल में। काजिया लेक कहाँ पर है? वो उड़ीसा में है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। येरला, वरना और ढिंडी किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो किसकी? कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूरधार झील कहाँ लोकेटेड है? तो देखिए सूरधार झील उत्तराखंड में लोकेटेड है। तो आपको ताल रूट वर्ड याद करना पड़ेगा, जिससे जो अन्य झील हैं उनसे आपको याद करने में काफ़ी हेल्प रहेगी। तो देखिए गंगा झील कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। रेणुका लेक कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट FRBM। तो देखिए FRBM की फुल फॉर्म क्या है? फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो कब आया था? 2003 में आया था। यह लागू कब हुआ था? 2004 से 2005 तक। अब हम बात करते हैं एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड टू रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। तो देखिए वो कौन सा एक्ट था जिसने फॉरेन एक्सचेंज को इंडिया में लागू किया था? तो वो कौन था? FERA। फीरा मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो 1973 में आया। लागू कब हुआ था? 1976 में। अभी आपको एक शब्द और याद रखना पड़ेगा, फेमा। फेमा किससे रिलेटेड है? तो फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, जो 1999 में आया और 2000 में लागू हुआ। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया ऑल्सो नोन। तो देखिए वो किससे जाना जाता है? वो बॉम्बे प्लान से जाना जाता है। तो देखिए यहीं आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जो 2 भाग में आया था। एक 1944 में आया था कुछ हिस्सा 1945 में आया था। देखिए जो बॉम्बे प्लान है उसमें 8 उद्योगपति ने मिलकर किया था, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका था? JRD टाटा और घनश्याम दास बिड़ला। इन दोनों का काफ़ी योगदान था। अब हम बात करते हैं चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन का। तो देखिए फाइनेंस कमीशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें इससे बनने वाले क्वेश्चन हम सभी देखते हैं। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी कौन थे? पहले अध्यक्ष थे, जो 1952 से 1957 तक रहे। दूसरे कौन थे? K संभानम, जो 1957 से 1962 तक रहे। अब यही हम बात करते हैं, जो 15 में थे वो कौन से थे? NK सिंह। ये कौन से थे? 15 में थे। हाल ही में 16 में जो बने हैं वो कौन थे? अरविंद पनगड़िया, जो 2026 से 2030 तक रहेंगे। ये पूर्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जो फाइनेंस कमीशन है वो किस आर्टिकल के तहत आता है? तो वो आर्टिकल 280 के तहत आता है। इसमें जो मेंबर होते हैं वो एक अध्यक्ष होता है, 4 अदर मेंबर होते हैं, जो 2 फुल टाइम होते हैं और 2 हाफ टाइम के लिए होते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 243I, जो किसके लिए बारे में बात करता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है। अब हम बात करते हैं जीरो ग्रुप क्या होता है? आपने सुना होगा कि इनर्ट गैसेस होती हैं। तो इनर्ट गैस का जो वो कौन सा होता है? इनर्ट गैसेस होती हैं, जिन्हों हम जीरो गैस के नाम से जानते हैं। इनकी वैलेंसी कितनी होती है? 0 होती है। वो गैस कौन कौन सी होती है? एक हीलियम होती है, नियोन, अर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेक्टन। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि हेनरी मोसेले ने कौन सा
इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इनको किससे रिप्रेजेंट किया था, तो वो किससे किया था, जेड से। अब यहीं आपको पता होगा कि जैसे मैं आपको लिखता हूँ कि जेड 8 और 10, तो यानी जो ऊपर वाला होता है ये क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है, क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है, और जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। अब हम बात करते हैं मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो किस पर डिपेंड थी, वो एटॉमिक वेट पर डिपेंड थी। इसमें कुल 63 एलिमेंट थे। अब हम पूछता हूँ कि अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिसीज कॉज्ड बाय द मंकी बाइट, तो देखिए बंदर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो वो कौन सी होती है, रेबीज होती है, जिसका टीका किसने बनाया था, लुई पास्चर ने 1885 में इसका टीका बनाया था। अब देखिए ये किससे होती है, हर्पिस बी वायरस से होती है। MMR वैक्सीन किसके लिए दी जाती है, तो मीजल्स के लिए दी जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया हैज़ अनाउंस टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असेसमेंट ऑफ 1000 करोड़ टू, देखिए ये अभी न्यूज़ में भी रहा था कि इंडिया ने किसको 1000 करोड़ की फाइनेंशियल असेसमेंट दी है, तो वो किसे दी है, वो दी है भूटान को। अब हम यही आपको याद होना चाहिए कि भूटान की कैपिटल कौन सी है, थिम्पू, करेंसी निगुल्ट्रॉन है। और देखिए जो भूटान की हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, गंखर पेनिनसुम, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए भूटान ही एक ऐसा देश है जहाँ पर कुत्तों की नसबंदी करने वाला देश भी है, और यहीं पर सभी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल आई डी किसने जारी की है, वो भूटान ने ही की है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 6 हेरिटेज साइट हैं कहाँ की, मध्य प्रदेश की, जिन्हें हमने किस में ऐड किया है, टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को में हमने ऐड किया है। तो देखिए जो मध्य प्रदेश की जो 6 साइट हैं वो कौन सी हैं, धमनार है, एक भोजनेश्वर मंदिर है, रॉक आर्ट चंबल वैली है, दूसरा खूनी भंडारा है, और एक रामनगर स्मारक है, एक ग्वालियर फोर्ट है। ग्वालियर फोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यही हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की पहली स्वच्छ एंड स्वस्थ गली कौन सी है, प्रसादम है। अब देखिए यहीं की हमारी एक रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना कहाँ की है, वो भी मध्य प्रदेश की है। अब हम बात करते हैं गुमोर होली। गुमोर होली कहाँ सेलिब्रेट की जाती है, तो गुमोर होली बिहार में सेलिब्रेट की जाती है। तो देखिए नागी पच्ची फेस्टिवल कहाँ, 3 दिवसीय फेस्टिवल है, ये कहाँ मनाया जाता है, ये भी बिहार में मनाया जाता है। तो देश का पहला कॉपर मेड बापू टावर कहाँ पर है, ये गर्दनी बाग में बिहार में ही है। अभी हम बात करते हैं ट्रैफिक को ऑडिट करने वाला पहला राज्य कौन सा है, वो है बिहार। हाल ही में जो COP28 हुई है वहीं बिहार नवीनीकरण के लिए इंटरनेशनल सम्मान दिया गया है, वो दुबई में दिया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि इन विच कंट्री विल इंडियाज फेमस अमूल फ्रेश मिल्क बी लॉन्च। तो हाल ही में वो कहाँ लॉन्च किया है, वो अमेरिका में लॉन्च किया गया। तो देखिए अमूल की फुल फॉर्म क्या है, आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड। ये कहाँ पर है, ये गुजरात में लिमिटेड है। अब यही हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब होती है, 1946 में होती है। और जो इसके फाउंडर कौन थे, वो कौन थे, त्रिभुवन पटेल जी। ठीक है, अब इसकी टैगलाइन क्या है, द टेस्ट ऑफ इंडिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें, और PDF हमारे जो कमेंट में जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ें, और वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।